बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। काफ़ी बातें हमने इसकी करली की, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर में ये बताया था कि आप, बल्कि इस चैप्टर में नहीं, बल्कि हमने पिछले चैप्टर में भी बायो एनर्जेटिक्स में भी पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे रिक्वायर एनर्जी टू सर्वाइव। जितना भी उनका सेल होता है, वो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, या आपको अपना ज़िंदा रहने के लिए आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है जी, वो है एनर्जी। बगैर एनर्जी के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, इस सवाल का जवाब आपको चैप्टर 11 में मिल चुका है, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी जो है वो असल में आ रही होती है सूरज से। सूरज आपको एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपके जो इकोसिस्टम है उसके अंदर लाइट की सूरत में सूरज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सूरज की एनर्जी को इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि होते हैं प्लांट, ऑटोट्रॉप जो होते हैं। ये वो सूरज की लाइट एनर्जी को लेते हैं और उससे बना लेते हैं अपने लिए सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स। सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है जी। कौन किस तरीके से बनाते हैं, ये आपको याद होगा, फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बायो एनर्जेटिक्स में हमने पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में लाइट एनर्जी स्टोर कर देंगे। तो यूँ सूरज की मदद से पौधों को फूड मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। पौधों के फूड मॉलिक्यूल्स की खास बात ये होती है, या पौधों के फूड की खास बात ये होती है कि वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में मौजूद होता है। फिर एनिमल्स जो होते हैं ये हेटरोट्रॉप होते हैं, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये किस तरीके से खाना हासिल करते हैं, ये प्लांट्स को खाकर खाना हासिल करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खा लेते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो एनिमल्स को फूड कैसे हासिल होता है, वो प्लांट्स को या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं। और एनिमल्स का जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड कहलाता है। वो सिंपल नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी उसके अंदर मोनोमर्स नहीं होते, उसके अंदर पॉलीमर्स होते हैं। तो यूं जो है एनर्जी हासिल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड हासिल कर लेते हैं, फूड इनको मिल जाता है। अब उसके बाद आपके पास, अब प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट का फूड हो गया जी ग्लूकोज, जो कि उसने फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाया है। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, कि जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल, और आपके पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है C6H12O6। साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनती है जो कि बाय प्रोडक्ट होती है, और मेन आपका जो है वो प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। तो यूँ फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट ग्लूकोज बना लेते हैं। ये इनका सिंपल फूड हो गया। फिर ये क्या करते हैं, फ्लोएम नाम का एक टिश्यू होता है, उसकी मदद से अपनी पूरी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर ये फूड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब तमाम सेल्स को, प्लांट के तमाम सेल्स को फूड मिल जाता है, चाहे वो रूट के हों, चाहे वो स्टेम के हों, चाहे वो लीफ के हों। अब आपने फोटोसिंथेसिस यानी बायो एनर्जेटिक्स के ही चैप्टर में एक और प्रोसेस, एक और मेटाबॉलिक प्रोसेस पढ़ा था जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। और उस रिस्पायरेशन की मदद से क्या होता है जी, कि हमारे पास ये जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल्स में हो, ये फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होंगे। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी निकलती है, जो कि एटीपी मॉलिक्यूल्स की सूरत में स्टोर हो जाती है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। तो अब ये सेल्स को ये ऑक्सीजन, ये सेल्स को जो फूड मिला है, अब ये सेल्स जो है क्या करेंगे जी, ये किसी ज़रिए से ऑक्सीजन भी हासिल करेंगे। सेल्स को फूड भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गई, ये सेलुलर रिस्पायरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की बात हो गई। तो अब हम क्या देखते हैं कि प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाता है, फ्लोएम की मदद से सेल्स को पहुंचा देता है। फिर इनको ये ऑक्सीजन गैस आती है, कहाँ से आती है ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, गैसियस एक्सचेंज, यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई है जी पौधों के अंदर। बहरहाल कहीं से ऑक्सीजन गैस आई, और ये ऑक्सीजन गैस भी सेल्स तक पहुंचती है। सेल्स क्या करता है, फिर रिस्पायरेशन का प्रोसेस करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। उसके बाद ये जो गैस है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको ये रिलीज भी करनी है। इसी तरह एनिमल्स की बात करें अगर हम, एनिमल्स का अभी हमने ऊपर बात करी कि एनिमल्स का फूड होता है कॉम्प्लेक्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं जी, एनिमल्स इस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फूड्स में। प्लांट की तरह इनका फूड भी सिंपल हो जाता है। फिर ये ब्लड की मदद से या ब्लड में डिजोल्व करके इस सिंपल फूड्स को तमाम सेल्स तक पहुंचाते हैं।
तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स के भी तमाम सेल्स में फूड डिलीवर हो चुका है। फिर किसी जरिए से ऑक्सीजन गैस आएगी। अब ये किस जरिए से आएगी इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। किसी जरिए से ऑक्सीजन गैस भी ब्लड के जरिए सेल्स तक पहुंच जाएगी। अब सेल्स को भी वही बात है जी, दोनों चीज़ें मिल गई उसको, फूड मॉलिक्यूल भी मिल गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी मिल गए। नाउ दे कंडक्ट सेलुलर रिस्पायरेशन, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। एनर्जी उनको मिल गई। साथ साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब वो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अभी अपनी बॉडी से रिलीज करेंगे। तो दो मामले हो रहे हैं जी, एक तो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायर, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो इनको एक्सक्रीट करनी है, उनको बाहर करनी है क्योंकि वो नुकसान दें। ठीक है जी, एक तो ये ऑक्सीजन चाहिए इनको एनिमल्स को, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो प्रोड्यूस हुई है रिस्पायरेशन में, ये इनको एक्सक्रीट करनी है, बाहर निकालनी है। एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्लांट्स की बात करता हूँ क्योंकि प्लांट्स में ज़रा अलग है। तो अब एनिमल्स को ऑक्सीजन गैस चाहिए, दे रिक्वायर ऑक्सीजन गैस, ताकि वो इसको सेल्स तक ट्रांसफर कर सके। और फिर जो सेलुलर रिस्पायरेशन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इन्हें उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट भी करना है। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं जी, एनिमल्स यहाँ पर एयर की मदद से ये काम करते हैं। एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एनिमल्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ना, जिसको एक्सक्रीट करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में दे देंगे, हवा में निकाल देते हैं, हवा में शामिल कर देंगे, और हवा में से ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर ले आते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एयर हुआ ना। ये ऑर्गेनिज्म ने क्या करा, ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये उसने एयर को दे दी, और एयर के पास जो ऑक्सीजन गैस थी वो उसने खुद ले ली। तो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एयर इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज, जो आपके चैप्टर का नाम है। अब ये कैसे होता है ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो गैसियस एक्सचेंज क्या हो गया जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पिरेटरी मीडिया, ये होता है जी गैसियस एक्सचेंज के ऑर्गेनिज्म और रेस्पिरेटरी मीडिया के दरमियान गैसेस का तबादला। ऑर्गेनिज्म अपने अंदर की जो गैस होगी वो रेस्पिरेटरी मीडिया को दे देगा, और रेस्पिरेटरी मीडिया में जो गैस होगी वो खुद ले लेगा। अच्छा, अब यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ मैंने लिखा हुआ एयर है बट मैंने यूज़ किया है वर्ड रेस्पिरेटरी मीडिया, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिज्म एयर के साथ गैसेस का एक्सचेंज नहीं करते। कुछ ऑर्गेनिज्म पानी के साथ ये करते हैं, जैसे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी वाले, वो क्या करते हैं, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी को दे देते हैं और पानी में मौजूद ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं जी किसके साथ, वाटर के साथ। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो एयर के साथ करते हैं। तो इन एयर और वाटर को, जिनके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, इनको कह रहे होते हैं हम रिस्पायरेटरी मीडिया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या होता है जी, गैसेस का तबादला किन किन के दरमियान, ऑर्गेनिजम्स और रिस्पायरेटरी मीडिया के दरमियान। अगर हम सिंपली अपने आप की बात करें तो हम ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में डाल देंगे और एयर में मौजूद ऑक्सीजन को अंदर ले आएंगे, ये कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। कैसे होता है ये हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। अच्छा, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर जरा गैसेस के मामला कॉम्प्लिकेट है। दिन के अंदर, अब याद रखिएगा, प्लांट जो है दो प्रोसेस कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर इसको ऑक्सीजन गैस निकालता है, क्योंकि रिस्पायरेशन में वो चाहिए होती है। तो अब प्लांट डे के अंदर क्या करता है जी, हवा के अंदर, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले आता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये प्लांट के अंदर आ जाती है। अब जब ये अंदर आ जाएगी, प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन ये ऑक्सीजन गैस प्लांट एयर को डिस्चार्ज नहीं करेगा, प्लांट एयर में ये ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन भी होती है और उसको उसमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो प्लांट अपनी इस ऑक्सीजन गैस को रिस्पायरेशन में कंज्यूम कर लेगा, रिस्पायरेशन में ये इस्तेमाल कर लेगा। अब जब रिस्पायरेशन करेगा तो रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हवा में नहीं निकालेगा, बल्कि उसको रिसाइकल करके प्लांट क्या करेगा, उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेगा। तो एक लिहाज से ये साइकिल बन रही है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या बनाता है जी, ऑक्सीजन गैस बनाता है। ऑक्सीजन गैस रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, रिस्पायरेशन के जरिए बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, रिस्पायरेशन बन रही है। तो यहाँ तो एयर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका जवाब है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है।
दिन में फोटोसिंथेसिस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है निस्बतन रिस्पायरेशन के। अब अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ज़्यादा चाहिए। रिस्पायरेशन इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, इस वजह से प्लांट एयर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ले रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम कह रहे होते हैं, इस हिस्से को गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट। कि प्लांट भी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन देता कुछ नहीं है, ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम रात की बात करें, रात में हमें प्लांट के अंदर प्योर गैसियस एक्सचेंज मिलेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होती है, रात में लाइट नहीं होती, तो अब रात में प्लांट प्योर केमिक गैसियस एक्सचेंज करता है। प्लांट हवा में से ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर ले आता है और अपने अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा को दे देता है। हो गया ये गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज क्या कहलाता है जी? ऑर्गेनिजम्स और रिस्पायरेटरी मीडिया के दरमियान गैसेस का तबादला, ये कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है जी, गैसियस एक्सचेंज क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिस्पायरेटरी मीडिया के दरमियान गैसेस का तबादला किस तरीके से होता है जी? एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान एक छोटा सा स्केच आपके सामने बता दिया मैंने, और ये गैसेस क्यों चाहिए एनर्जी के लिए, ये सब भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं जी। अब गैसेस एक्सचेंज के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास आई थी, मैंने आपको कहा ऊपर बताऊंगा, रिस्पायरेटरी मीडिया। तो थोड़ा सा पहले रिस्पायरेटरी मीडिया के हवाले से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखेंगे गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी मीडिया की। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म के पास एक गैस मौजूद होती है, एनिमल्स के पास वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है इन नाइट, रात में। दिन को छोड़ दें, आप रात की बात करें तो प्लांट में भी रात में कौन सी गैस मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये एनिमल्स और प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देंगे, और किसको देंगे? जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद है, जो ऑक्सीजन का सोर्स है, उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं। तिजारत कर लीजिए, लेन देन कर लिया। तो वो जो सोर्स जिसके पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है, उस सोर्स को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी मीडिया। तो रिस्पायरेटरी मीडिया क्या होता है? वो चीज़ जिसके पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है, उसको आप कहते हो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, को आप कहते हो ऑक्सीजन के जरिए को आप कहते हो। ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिस्पायरेटरी मीडिया क्या होता है? एयर, क्योंकि एयर के पास ऑक्सीजन मौजूद है। तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, खुश्की के जो जानवर होते हैं, उनका रिस्पायरेटरी मीडिया क्या होता है? उनका रिस्पायरेटरी मीडिया होता है एयर, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इस ऑक्सीजन गैस, इस एयर से गैस इसको एक्सचेंज कर लेगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, इससे ऑक्सीजन ले लेगा। जबकि इक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि जो पानी में मौजूद होते हैं, उनके पास जो रिस्पायरेटरी मीडिया होता है वो होता है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो जो पानी के जानवर होते हैं वो फिर गैस एक्सचेंज किसके साथ करेंगे? वो वाटर के साथ करते हैं। वो वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और वाटर से जो ऑक्सीजन गैस है वो हासिल कर लेते हैं। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दो रिस्पायरेटरी मीडिया मौजूद होते हैं। जो खुश्की वाले जानवर हैं उनके लिए जो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो एयर है, जबकि जो एक्वेटिक होते हैं उनके लिए रिस्पायरेटरी मीडिया वाटर होता है। याद रखिएगा, एयर के अंदर कंपोजिशन जो है वो कुछ इस तरह है कि एयर के अंदर 21% होती है ऑक्सीजन, जबकि पानी के अंदर 5% ऑक्सीजन मौजूद होती है। यानी अगर आप एयर और वाटर दोनों एक ही मिकदार में ले लें, सपोज करें आपने एयर जो है, सपोज कर लें आपने 1000 लीटर एयर ले ली, 1000 लीटर एयर है, और इतना ही आपने पानी भी ले लिया, सेम क्वांटिटी का आपने पानी ले लिया। तो हमारे पास 1000 लीटर पानी और 1000 लीटर जो है वो ऑक्सीजन के एयर मौजूद है। दोनों का मिकदार एक ही है, दोनों की क्वांटिटी एक है, लेकिन आपकी इस एयर के अंदर 21% पानी होगा, सॉरी ऑक्सीजन होगा, जबकि वाटर में ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी होगी? 5%। पानी में ऑक्सीजन कम होती है और एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इस वजह से जो पानी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है फिर, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनकी बॉडी बड़ी होती है। यही वजह है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर हमने ये देखा है, अक्सर हमने काफ़ी पिछले चैप्टरों में एवोल्यूशनरी प्रोसेस को काफ़ी डिस्कस किया। हमने क्या नोट किया कि पानी में थे ऑर्गेनिज्म शुरू के अंदर, लेकिन उन्होंने पानी को छोड़ के खुश्की की तरफ आए, अपनी बॉडी को इवॉल्व करके अपने आप को खुश्की के लिए, टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अडॉप्ट किया है। क्यों? यही वजूहत है। पानी के अंदर उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक क्या है? पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, हवा में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है।
तो ये रिस्पायरेटरी मीडिया होते हैं जी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। इन्हीं रिस्पायरेटरी मीडिया के साथ ऑर्गेनिज्म गैस एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन जो है वो इस रिस्पायरेटरी मीडिया में मौजूद होती है, ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन ले लेता है और जो अपने अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको ले लेता है। तो इस लेन देन को आप गैसियस एक्सचेंज कह रहे हो। तो ये हो गया जी रिस्पायरेटरी मीडिया के वाले से बात। अब हम जरा देखते हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफस्टाइल होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी इंतहाई छोटी होती है, इंतहाई छोटी कि उनको गैस एक्सचेंज करने के लिए कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बड़े तो होते हैं लेकिन उनके अंदर फिर भी कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता, ठीक है, तो वो किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज करेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंतहाई वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद होगा इस गैस एक्सचेंज करने के लिए। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर और गैसेस एक्सचेंज की मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। तो अब इसमें हम पहले बात करते हैं सबसे पहले यूनिसेलुलर एनिमल्स की, यूनिसेलुलर एनिमल्स या प्लांट, ठीक है जी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल मौजूद होता है, यानी कि इनकी बॉडी क्या हो गई, छोटी हो गई, स्मॉल हो गई ना, इतनी छोटी कि सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है जी। तो इनकी बॉडी इतनी छोटी होती है कि एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, लिहाजा इनकी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम नहीं पाया जाता गैसियस एक्सचेंज का। इनकी बॉडी में गैस एक्सचेंज करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं होता, छोटी सी बॉडी है, हो जाता है। इनका एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है, एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है, हाई, यानी कि एरिया कहते हैं इनके साइज़ को, ठीक है जी, इनके साइज़ को, वॉल्यूम कहते हैं इनके अंदर की गुंजाइश, ठीक है, इनका साइज़, इनके अंदर की गुंजाइश। इनका साइज़ बड़ा होता है, इनके अंदर की गुंजाइश कम होती है। एरिया बड़ा होता है, वॉल्यूम छोटा होता है, ठीक है, ये तीन खूबियाँ इनकी। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, ये इतने छोटे होते हैं कि इनके अंदर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता गैसेस एक्सचेंज का। इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनका एरिया बड़ा होता है, इनके वॉल्यूम्स छोटे होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जगहों पे ये होंगे तो फैले हुए लेकिन पतले पतले से, तो अंदर की गुंजाइश कम है जी, जगह बड़ी है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जी। इसके एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एमीबा को। एमीबा आप जानते हैं जी कि एक इक्वेटिक होता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, दे ऑल आर इक्वेटिक, ये इक्वेटिक होते हैं। ये जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं, या कुछ यूनिसेलुलर हैं जो आपके जैसे एंडोपैरासाइट्स वगैरह, तो वो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर भी इक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, तो इसलिए मोस्टली कह लें कि ये इक्वेटिक होते हैं। तो इनका जो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी वाटर। वाटर इनका रिस्पायरेटरी मीडिया होता है। अब हम पहले बात एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एमीबा की। एमीबा हम जानते हैं जी एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसमें ऐसे छोटे बहुत सारे सीडोपोडिया बने हुए होते हैं। ये सीडोपोडिया की वजह से इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, और चूंकि ये एक्वेटिक होता है तो बाहर क्या मौजूद है, इसका रिस्पायरेटरी मीडिया वाटर, और वाटर के अंदर क्या पाई जा रही होती है जी, ऑक्सीजन। 5% ऑक्सीजन पानी में मौजूद है। अब जब इनको ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज करना है, रिस्पायरेशन करनी है, इनको एनर्जी निकालनी है, अपने फूड को तोड़कर जब इनको एनर्जी निकालनी है तो इनको चाहिए होती है ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब हो गया कि इनके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है। जाहिर बात है, आपको अगर पैसों की कमी है तभी तो आपको पैसे चाहिए होते हैं, इनको ऑक्सीजन की कमी है तभी तो इनको ऑक्सीजन चाहिए। तो इनके अंदर, इनके सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, और पानी में बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है निस्बतन अंदर के। तो अब बाहर जो है वो हाई कंसंट्रेशन हो गई थी ऑक्सीजन की, और अंदर जो है वो लो कंसंट्रेशन हो गई। हम जानते हैं कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, एक तरफ लो कंसंट्रेशन होती है, तो यहाँ फिर मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, और इस हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। तो अब डिफ्यूजन की मदद से ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये अब सेल्स के अंदर आ जाते हैं पूरी तरफ से। अब यहाँ पे भी देखें ना, हाई और लो कंसंट्रेशन है, यहाँ के भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे, यहाँ से भी अंदर आ जाएंगे, यहाँ से भी, हर तरफ से, पूरे एरिया से ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये अब डिफ्यूज होकर इनके सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे ये ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर ले आते हैं। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ।
तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, अब जाहिर बात है अंदर रेस्पिरेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर होती है हाई, जबकि बाहर होती है लो। ठीक है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया है। तो अब अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है, बाहर लो होती है। अगेन यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अब की मूवमेंट कैसी हो रही होगी? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो अब ऐसे ये अपने अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजन की मदद से बाहर निकाल देगा। तो सिंपली इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है वो हो रहा होता है बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन गैस पानी में होती है, ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा से अंदर की तरफ मूव हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनती है, ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा डिफ्यूजन की मदद से अंदर से बाहर चली जाती है। तो ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स की सूरत में हो, क्लेमोडोमोनास हो गया, यूक्लेना हो गया, ऑटोट्रॉप जो होते हैं, या एनिमल्स वाले हों, हेटरोट्रॉप, एमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, दे ऑल एक्सचेंज देयर गैसेस विद द रिस्पायरेटरी मीडिया थ्रू डिफ्यूजन। ये अपने रिस्पायरेटरी मीडिया के जरिए, रिस्पायरेटरी मीडिया से जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो एक सिंपल सा प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसकी मदद से करते हैं। अब ये तो हो गया जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं कि जी प्लांट्स हमारे पास कैसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, फिर हम एनिमल्स की तरफ आ जाएंगे। अब प्लांट जो है ये थोड़े हायर होते हैं जी, इनकी बॉडी ज़रा बड़ी होती है, तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ये हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स होने के बावजूद इनके अंदर कोई गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सिस्टम नहीं पाया जाता। कोई ऐसा निज़ाम नहीं होगा जो प्योरली यही काम करे कि जी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करें। ठीक है, इक्वेटिक भी होते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स, जो है वो इक्वेटिक भी होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल होंगे उनके लिए रिस्पायरेटरी मीडिया हो जाएगा ये आपका एयर, और जो इक्वेटिक होंगे उनके लिए जो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो हो जाएगा वाटर। ठीक है, बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एयर में ज़्यादा होती है और वाटर में कम होती है। तो अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये होते तो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनके पास ना कोई सिस्टम होता है इस गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, ना ही इनके पास कोई स्पेशलाइज टिश्यू होता है। ठीक है, ना ही इनके पास कोई स्पेशलाइज टिश्यू होगा जो ये काम करेगा। हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के हवाले से या ट्रांसपोर्टेशन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, क्योंकि हमने तो अभी नहीं पढ़ा चैप्टर ट्रांसपोर्ट के। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये पानी को कंडक्ट करते हैं, पानी के कंडक्शन के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज टिश्यू है, जाइलम। इसी तरह जो फूड बनाया है इन्होंने, फूड को कंडक्ट करने के लिए इनके पास सिस्टम तो नहीं, लेकिन एक स्पेशलाइज टिश्यू है, कौन सा? फ्लोएम। तो प्लांट के बाद भले सिस्टम ना हो, कुछ पार्ट्स कुछ काम करने के लिए स्पेशलाइज पार्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज सिस्टम्स होते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके पास फ्लावर होता है, मॉडिफाइड ब्रांच है। लेकिन गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ना तो कोई सिस्टम है, ना ही कोई स्पेशलाइज टिश्यू है। अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर ये गैसेस कैसे एक्सचेंज करते हैं? तो ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं वही बिल्कुल यूनिसेलुलर की तरह, थ्रू डिफ्यूजन। बिल्कुल यूनिसेलुलर, जैसे यूनिसेलुलर के पास भी कोई सिस्टम नहीं था तो क्या करा उसने? डिफ्यूजन। इसके पास भी कोई सिस्टम नहीं है तो क्या करेगा? डिफ्यूजन करेगा, डिफ्यूजन कर लेगा चीज़ें। अब डिफ्यूजन करता कैसे जी, मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास सपोज करें जी कोई सा भी प्लांट का पार्ट ले लें, आप रूट ले लें, स्टेम ले लें, लीफ ले लें, तो उनके पास आपको पता है जी उनके पास सेल्स की लेयर्स होती हैं। ठीक है जी, ये ऐसे एक आउटर लेयर होती है, इसको आप कह रहे हो तो एपिडर्मस, ऐसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मस। फिर उसके पास कॉर्टेक्स की लेयर होती है, ऐसे कॉर्टेक्स की लेयर होती है जी, ये बहुत सारे होते हैं कॉर्टेक्स। फिर अंदर जाके आपके पास जाइलम फ्लोएम आता है। ये चाहे ये रूट और स्टेम है, और अगर लीव्स होते हैं तो इन कॉर्टेक्स को रिप्लेस किया हुआ होता है लीफ के सेल्स ने, किससे? मीजोफिल से। ठीक है, तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट में ये होगा एपिडर्मस, स्टेम में भी होगा, लीफ में भी होगा। रूट और स्टेम में यहाँ कॉर्टेक्स होता है, लेकिन लीफ के अंदर यहाँ पर होते हैं मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स जो है वो रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। और ये बाहर जो है ना, ये इनका बाहर आउटसाइड है, ये ऑर्गेनिज्म से बाहर इनका एनवायरनमेंट है, यानी यहाँ रिस्पायरेटरी मीडिया होगा, एयर या वाटर। ठीक है, तो बाहर एयर वाटर है जी, और ये समझ लो आप स्टेम की पहली लेयर है और ये अंदर वाली लेयर है। एक तो बात ये है कि ये डिफ्यूजन करते हैं, मैंने आपको बताया सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है, तो गैस कैसे लेते हैं जी? एनवायरनमेंट से, बाय डिफ्यूजन। अंदर सेल्स की कमी होती है, अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो क्या है? लो है, जबकि बाहर क्या है जी? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई।
तो ऑक्सीजन जो है हवा में मौजूद है, सेल्स में मौजूद नहीं है, लिहाजा हवा के अंदर एयर की कंसनट्रेशन हो गई हाई और सेल्स के अंदर एयर की कंसनट्रेशन हो गई लो। अब हमें जानते हैं ये डिफ्यूजन होगा और हाई से लो की तरफ गैस जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है। तो इन एपिडर्मस के सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑक्सीजन गैस जो है वो डिफ्यूज़ होके अब इन एपिडर्मस में आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब आपके पास ऑक्सीजन गैस ऊपर थी जी, हाई थी, अंदर सेल के कम थी, तो हाई से लो, यहाँ क्या हुआ है जी, डिफ्यूजन हो गया। और अब आपके पास ऑक्सीजन किधर आ गई जी, अब आपके पास ऑक्सीजन जो है वो इन एपिडर्मस में भर गई। अब इन एपिडर्मस में ऑक्सीजन गैस भर गई यहाँ पर। अब इन एपिडर्मस के सेल्स को और कॉर्टेक्स के सेल्स को अगर हम देखें तो अब कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर लो, लेकिन एपिडर्मस के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो गई ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन तो अब एपिडर्मस में भर चुकी है, जबकि कॉर्टेक्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा अब ऑक्सीजन जो है एपिडर्मस में हो गई हाई, कॉर्टेक्स में हो गई लो। तो अब डिफ्यूजन होगा फ्रॉम एपिडर्मस टू कॉर्टेक्स। अब एपिडर्मस से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कॉर्टेक्स में आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अब कॉर्टेक्स में आना शुरू हो जाएगी तो एपिडर्मस खाली हो जाएगा। एपिडर्मस खाली हो जाएगा तो एपिडर्मस में फिर दोबारा लो कंसंट्रेशन हो गई और एयर में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो फिर दोबारा ऑक्सीजन जो है वो एपिडर्मस में आना शुरू हो जाएगी। एपिडर्मस एक तरफ से ऑक्सीजन लेता जाएगा, दूसरी तरफ कॉर्टेक्स को देता जाएगा, ऐसे। इसी तरह अब ये जो नीचे वाले कॉर्टेक्स है, अब इनके अंदर चूंकि ऑक्सीजन भर गई, ये हाई कंसंट्रेशन पे हो गए, ये ऑक्सीजन भर गई, ये हाई कंसंट्रेशन पे हो गए, नीचे वाले लो कंसंट्रेशन पर है। तो अब क्या होगा, कॉर्टेक्स की एक सेल दूसरे सेल को ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर देगा, अब दूसरे कॉर्टेक्स में आ जाएगी। तो एक साइकिल की तरह बन जाता है, एक सेल ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए लेता है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है, और फिर वो अपने बराबर वाले सेल को ऑक्सीजन डिफ्यूजन के ज़रिए दे देगा, लेगा देगा, बीच में कुछ ऑक्सीजन को वो यूज़ कर लेगा फॉर रिस्पायरेशन। तो ऐसे हो रही होती है जी। अब मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तो जो है फिर पेचीदा हो जाएगा, चलें जी ठीक है, लेकिन प्लांट की बॉडी तो बहुत बड़ी है, प्लांट की बॉडी बहुत बड़ी है। तो प्लांट की बॉडी इतनी बड़ी है कि अगर इस तरीके से एपिडर्मस के सेल से लेकर इसी तरह कॉर्टेक्स और फिर डिफ्यूजन के ज़रिए एक से दो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सेल को देंगे, तो पता नहीं फिर आखिर के सेल्स तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर ये हरकत हो, मिसाल के तौर पे ये हरकत हो रही है जी लीफ के सेल्स के अंदर, अब लीफ के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एपिडर्मस के अंदर डिफ्यूज़ हो गई, ठीक है जी। और अब लीफ के एपिडर्मस से कॉर्ड मेसोफिल्स में आएगी, मेसोफिल से दूसरे मेसोफिल्स में जाएगी, दूसरे से तीसरे, ऐसे होते होते फिर बारी आएगी स्टेम की, स्टेम के एक सेल्स में आएगी, एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, उसके बाद पता नहीं कितनी देर बाद इस रूट्स की बारी आए, कितनी देर बाद इन रूट्स की बारी आएगी और इन रूट्स के सेल्स को पता नहीं कब ऑक्सीजन मिलेगी। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना मामला। तो यहाँ इसको हल करने के लिए प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने ये किया जी कि ये जो वाला प्रोसेस बताया ना अभी आपको मैंने, डिफ्यूजन, कि एयर से एपिडर्मस, एपिडर्मस से कॉर्टेक्स डिफ्यूज हो रही है गैस, ये हर पार्ट अपने तौर पे खुद करता है। यानी ये जो गैस लीफ जो है, ये इसके एपिडर्मस अपने तौर पे खुद हवा से गैस लेंगे, कॉर्टेक्स को देते रहेंगे। स्टेम अपने तौर पे खुद करेगा, स्टेम के एपिडर्मस में से भी। इसी तरह रूट भी अपनी ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये खुद कर रहा होता है, यानी कि स्टेम भी हवा में से, स्टेम की भी जो एपिडर्मस है वो हवा में से ऑक्सीजन को अंदर लेती जाएगी, ऐसे। इसी तरह रूट में जो एपिडर्मस की लेयर मौजूद है वो भी यही करेगी कि हवा के अंदर, यहाँ रूट में तो हवा नहीं होती है, नीचे तो क्या होता है, पानी मौजूद होता है, तो यहाँ रूट के लिए जो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो वाटर होगा। अब इस वाटर में हाई कंसंट्रेशन होगी तो रूट के जो एपिडर्मस के सेल हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर डिफ्यूज़ करा देंगे, तो ऑक्सीजन जो है वो रूट्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं होती है गैस, ये नहीं है कि लीफ ने गैसेस एक्सचेंज कर ली और फिर वो गैसेस जो अब लीफ के सेल्स को मिल गई वो एक से दूसरे पूरे सेल को ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं, गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होती प्लांट्स में। हर प्लांट का पार्ट अपने तौर पे खुद एक्सचेंज कर रहा होता है। स्टेम की एपिडर्मस लेकर अंदर के कॉर्टेक्स को देती रहेगी, रूट की एपिडर्मस लेके अंदर के कॉर्टेक्स को देती रहेगी, लीफ के एपिडर्मस लेके अंदर के मेसोफिल सेल्स को देते रहेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फिर प्लांट के सेल्स के अंदर जो सेल्स, प्लांट के पार्ट्स के अंदर जो सेल्स अरेंज हुए होते हैं उनमें काफ़ी गैप्स भी मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास ये कॉर्टेक्स बना रहे थे ना, ये वाले कॉर्टेक्स, तो इनमें देखिए गैप्स होते हैं, ये कॉर्टेक्स हैं, ये गैप्स होते हैं इनके अंदर, इनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। इसी तरह मीजोफिल सेल्स अगर आप देखें लीफ के अंदर तो उनमें भी काफ़ी स्पेसिस होती हैं, ऐसे।
तो ये जो स्पेसिस है ना, ये जहाँ पर मैं हाईलाइटिंग कर रहा हूँ, ये स्पेसिस, इन स्पेसिस को हम कह रहे होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। इन इंटरसेलुलर स्पेसिस की मदद से गैसेस इजीली डिफ्यूज भी हो जाती हैं। इन इंटर स्पेसिस के अंदर काफ़ी गैसेस भर भी जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ सेल होता तो यहाँ पर अगर मिसाल है इंटरसेलुलर स्पेसिस की जगह सेल होता, अब डिफ्यूजन का रेट स्लो हो जाता, क्योंकि वो सेल भी रिसीव करता है। यहाँ सेल्स, यहाँ पर गैस सेल नहीं है तो गैस आराम से यहाँ एयर में इस सिस्टम में आ गई, स्टोर भी हो जाती है ऑक्सीजन गैस यहाँ पर। तो दूसरा ये होता है कि जी इनके सेल्स की लूज अरेंजमेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनको जो है गैसेस को डिफ्यूज करने में आसानी हो जाती है। तो प्लांट जो है वो डिफ्यूजन के जरिए कैसे कर रहा है जी, एक तो एपिडर्मस के जरिए मीडियम से अंदर ले आता है, फिर कॉर्टेक्स डिफ्यूजन के जरिए कर रहा है। हर पार्ट अपने अपने तौर पर खुद कर रहा होता है, और इनके दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है वो भी ज़्यादा होती है। अब एक और प्रॉब्लम लाई करती है, वो क्या है जी, वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, यहाँ आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 14 में। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि प्लांट अपना जो एक्सेस वाटर होता है ना, फालतू पानी, और वो क्या करता है जी, प्लांट अपने फालतू पानी को वेपर्स की शक्ल में हवा में निकाल देता है। यानी कि ये लीफ है सपोज करें, अब इस लीफ के अंदर फालतू पानी मौजूद है, एक्सेस वाटर मौजूद है। प्लांट क्या करेगा, इस एक्सेस फालतू पानी को वेपर्स की सूरत में हवा के अंदर रिलीज कर देगा, ऐसे वेपर्स की सूरत में। इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन प्लांट के लीव्स भी करते हैं, स्टेम्स भी करती हैं। हम ट्रांसपायरेशन को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो जो फालतू पानी होता है, प्लांट क्या करता है जी, उस फालतू पानी को ट्रांसपायरेशन की मदद से एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पानी को अगर हर सेल इसी तरह एक्सक्रीट आउट करता रहेगा तो फिर पानी की कमी हो जाएगी। अगर हर सेल अपने तौर पे इस तरह पानी बाहर निकालेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। तो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपायरेशन को मेंटेन करने के लिए प्लांट ने क्या किया हुआ है, अपने रूट स्टेम के अंदर ऊपर की तरफ एक लेयर चढ़ाई हुई है। ठीक है जी, जैसे कि ये एपिडर्मस है ना, ये एपिडर्मस। तो प्लांट ने क्या किया जी, हर सेल पानी को लूज ना करे और ट्रांसपायरेशन की आड़ में पानी की कमी ना हो जाए, रूट ने क्या किया हुआ है जी, अपनी इस एपिडर्मस के ऊपर, प्लांट ने सॉरी एपिडर्मस के ऊपर एक लेयर चढ़ाई हुई है ऐसे। ये लेयर कहलाती है क्यूटिकल। ये लेयर जो है आपको रूट उसमें स्टेम में भी मिलती है, और आपको जो है वो एयर उसमें भी मिलती है, लीफ में भी। रूट में नहीं मिलती, क्योंकि रूट में जो है पानी तो खुद एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है, तो वहाँ पानी की इतनी कमी नहीं होती। स्टेम में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए वहाँ रोकनी पड़ती है। तो स्टेम और लीफ के जो एपिडर्मस होते हैं उनके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, उस लेयर को हम कह रहे होते हैं क्यूटिकल। वैक्सी लेयर होती है जी, बिल्कुल वैक्स की तरह। और इस लेयर की मदद से ये ट्रांसपायरेशन जो है ये स्टॉप हो जाएगी, इन सेल्स में से ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। लेकिन इस क्यूटिकल लेयर की वजह से डिफ्यूजन भी मुतासिर होती है। ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही थी ना, ये बंद हो जाती है। अब ये गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती, क्योंकि क्यूटिकल लेयर खाली पानी को ही नहीं, गैसेस को भी रोक देता है। तो अब ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है ये रुक गई। अब क्या करें जी, अब क्या करेगा मामला, मामला क्या होता है। तो अब इसका जवाब ये है कि फिर क्या होता है जी, प्लांट के लीफ ने क्या करा जी, जगह जगह इनमें छोटे छोटे से सुराख क्रिएट करती है और उनमें एक सेल्स लगाती है। इनको हम कह रहे होते हैं स्टोमेटा। ठीक है जी, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। रिज्वाइन करें, 1 मिनट से कम रह गया, ये टॉपिक कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे हम। रिज्वाइन करें फटाफट।